नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ था यादव। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जी जो ये हैं, इनके पेट में एक बार फिर से बहुत जोर का दर्द उठने वाला है। और ये दर्द क्यों होने वाला है? क्योंकि भारत जो एक विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, जिसमें 2019 में जिसको लास्ट मोमेंट पर जब सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेचर करना था, उस समय पर कैंसिल कर दिया था। आज भारत फिर से इनकी जो दादागिरी चलाने की सोच थी, उसके वजह से फिर उसमें जो है कि शामिल होने की बात सोच रहा है। ये बात क्यों निकल कर आई सामने? कौन सा ये ग्रुप है और इसके भारत को क्या नुकसान होंगे और क्या इसके फायदे होंगे? और सबसे बड़ी बात, अब अमेरिका जो है कि इसके बाद क्या करेगा? क्योंकि उस समय भी इसने धमकी दी थी भारत को कि मतलब एक तरीके से धमकाया ही था कि आप अगर इस तरीके का ग्रुप ज्वाइन करते हैं जो कि RCEP के नाम से जाना जाता है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और अमेरिका को इससे नुकसान होता है तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अब भारत इसकी ओर फिर से बढ़ रहा है। तो चलिए आइए आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये RCEP है क्या और भारत को कहां पे फायदा होगा, कहां पे नुकसान होगा। साथियों, ये जितना चीजें कंटेंट होता है सारा लाने में कई घंटों की मेहनत लगती है, और इन सारे मतलब जितने घंटों की मेहनत लगती है उसका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा सा जो 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है सब्सक्राइब वाला काम, वो इतने घंटों की मेहनत का मोटिवेशन होता है। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया करके अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो इसे और भी दोस्तों के साथ साझा करिएगा। साथ ही हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करिएगा और आपकी जो अपनी राय है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारी रिक्वेस्ट है, हो सकता है आई होप कि आप लोग ये माने। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि पोस्ड बाय द यूएस, इंडिया में रिटर्न टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक में हो सकता है कि रसिया मतलब अमेरिका के इस पुश के बाद भारत जो है कि वहां पर वापस लौट जाए। साथियों, ये RCEP है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बारे में समझिए। साथियों, यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समूह है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्लोबल GDP का लगभग 30%, कितना परसेंट? लगभग 30% जो है कि हिस्सा ये कवर करता है, और 2.2 अरब से ज्यादा लोगों को यह जो है कि कवर करता है। यानी कि सोचिए कितना बड़ा है कि ये पूरी दुनिया की जो GDP है उसका 30% हिस्सा जो है कि ये स्वतः ही कवर करता है। साथियों, अगर इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 10 आसियान देश हैं। आप मैप के माध्यम से समझिए, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, ये जितने भी इंडोनेशिया वगैरह, ये जितने आसियान देश हैं 10 ये हैं। साथ ही इसके बाद जो साउथ कोरिया, जापान, चाइना हो गया, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सारे जो देश हैं ये सारे भी, न्यूजीलैंड वगैरह भी हैं। इसमें जो 16वां देश बनने वाला था वो बनने वाला था भारत। 2019 में ही ये 16वां मेंबर बनने वाला था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट भारत ने इस चीज को कैंसिल कर दिया। जब सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नेचर की दूरी थी तो उस समय भारत ने इसको कैंसिल किया। आइए समझते हैं। साथ ही एक चीज और जान लीजिए कि यह टैरिफ कटौती मूल नियमों और व्यापार मानकों पर सामंजस्य है उसको स्थापित करता है, जिससे कि सदस्य देशों के लिए व्यापार और निवेश यहाँ पर मतलब आसान हो जाता है। इसके वजह से ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, बात यह है कि 2019 में जब भारत पीछे हटा था सिर्फ सिग्नेचर करने से, तो वो ऐसा क्यों किया था? तो देखिए, नवंबर 2019 में भारत जो है वो RCEP में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जो इसका पहला कारण था वो था कृषि और डेयरी संबंधी चिंताएं, जो कि फिलहाल जिस पर जोर दे रहा था अमेरिका कि आप यह क्षेत्र खोलिए, इसी क्षेत्र की वजह से भारत ने 2019 में भी इसको नकार दिया था। साथियों, सस्ते आयात से किसानों और ग्रामीण जीविका को जो है कि नुकसान पहुंचने का जोखिम था अगर भारत जो है कि इसको ओपन करता उस समय। साथ ही जो MSME है यानी कि छोटे मध्यम उद्योग हैं, उनके लिए खतरा था, क्योंकि जो चीनी सामान है वो आपको पता है ये चाइना इसी तरीके से सस्ते चीजें बनाने में फेमस है।
तो अगर उसकी चीजें भारत आ जाएंगी तो जो भारत के छोटे उद्योग हैं वो यहाँ पर खतरे में आ जाते, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। साथ ही जो व्यापार घाटे की चिंताएं थी, क्योंकि भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच की गारंटी के बिना असंतुलन बढ़ने का यहाँ पर जोखिम था। वहीं जो चौथा था वो था अनसुलझे नियामक मुद्दे, यानी कि ई कॉमर्स नियमों, बौद्धिक संपदा और सेवाओं पर विवाद जो था। इन 4 कारणों जो मुख्य कारण थे, इनके वजह से भारत जो है कि 2019 में इससे बाहर हो गया था। अब साथियों भारत अब जो है मूल्यांकन इस पर क्यों कर रहा है, तो जो पहला है वो है बाहरी ट्रिगर। बाहरी ट्रिगर का अर्थ है कि जो ये दादागिरी चचा ट्रंप दिखा रहे हैं इनके वजह से। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जो है भारत पर टैरिफ का दबाव बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप जो है भारतीय वस्तुओं पर विशेष रूप से रूस से तेल आयात पर, जिसके वजह से 25% टैरिफ और लगाने का 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का यहाँ पर जुर्माना लगाया। इससे भारत को वैकल्पिक बाजारों की तलाश करने के लिए यहाँ पर मजबूर किया। यानी कि 25% जो टैरिफ लगाया वो इसलिए लगाया कि उनके साथ हमारी ट्रेड डील की नेगोशिएशन नहीं हो पाई, लेकिन 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ जो कि 27 अगस्त से लग जाएगा, वो क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसके वजह से यहाँ पर लगाया था। ठीक है, आइए आगे। जो दूसरा है वो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव। साथियों कंपनियां जो है वो पूरे एशिया में उत्पादन में विविधता ला रही हैं और आरसीईपी एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला पहुंच प्रदान करता है। यानी कि जो आरसीईपी है यह मतलब कि एक लाइन से जो है कि बिना किसी एक ही जगह पर सारी जो है कि चीजें यहाँ पर पहुंचाने के लिए जो है कि अवेलेबल कर देता है। वहीं जो क्षेत्रीय तनाव है उससे वो कम करने के लिए, क्योंकि देखिए चीन ने हाल ही में दुर्लभ जो मुद्रा क्या कहते हैं ये मैग्नेट होता है, रेयर अर्थ मैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मोटर्स में ज्यादा यूज होता है, वो उर्वरक जैसे जितने भी चीजें थी उस पर से प्रतिबंध को ढील दिए। इस पर मैंने वीडियो डिस्कस की हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि कब ये चीजें हुई, क्या क्या उसमें बातें हुई। तो इन सारी चीजों पर जो है कि चाइना जो प्रतिबंध लगाकर रुका था कि भारत को जो है कि इस पर ये चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो उस पर जो है कि ढील दे दिया है और ये सारी चीजें अब भारत में सुचारू रूप से अब आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो साथियों जो व्यापार संबंधों को कुछ नरमी के संकेत हैं, इसके वजह से भी भारत उसमें शामिल हो सकता है। जो दूसरा कारण है वो है आंतरिक मूल्यांकन। उत्पाद देख भारतीय आधिकारिक पुनः शामिल होने के लाभ या फिर हानि का आकलन करने के लिए समीक्षा कर रहे हैं। यानी कि इसमें उत्पादों को देखते हुए जो भारतीय यहाँ पर विश्लेषक हैं वो अब इसका आकलन कर रहे हैं कि अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो हमें क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा। साथियों रिपोर्ट से पता चलता है कि इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि अगर भारत आरसीईपी से बाहर रहता है जबकि अन्य देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो उसके अलग थलग पड़ने का खतरा है। यानी कि सोचिए जिस तरीके से अभी अमेरिका कर रहा है तो सारे देश ग्रुप बनाकर यहाँ पर आ रहे हैं, उसी तरीके से अगर भारत इस ग्रुप से अलग रहेगा तो भारत को देखिए अमेरिका इधर से प्रेशराइज कर रहा है, तो भारत यहाँ पर पूरी तरीके से इस ग्रुप में भी नहीं जुड़ा, अमेरिका से भी चीजें नहीं सही है, तो भारत क्या होगा, अलग थलग पड़ जाएगा और भारत का जो है कि बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा। अब साथियों आगे बढ़िए, आरसीईपी पर पुनः जो शामिल होने का आर्थिक निहितार्थ है वो क्या है। तो देखिए इसके लाभ क्या होंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो होगा बाजार में पहुंच। साथियों एशिया भर में टैरिफ में कटौती से भारतीय निर्यात और अधिक जो है कि प्रतिस्पर्धी बनेगा। साथियों आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण होगा, यानी कि उत्पत्ति के नियम भारतीय इनपुट को आरसीईपी के अंतर्गत टैरिफ मुक्त व्यापार में शामिल करने की अनुमति देंगे। साथ ही इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि सदस्यता जो आरसीईपी के विशाल बाजार की सेवा को के उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई होता है, फॉरेन डिपॉजिट, वो यहाँ पर उसको आकर्षित करेगा और वो यहाँ पर भारत में बढ़ेगा, जिससे भारत की जो जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। यानी कि भारत उत्पाद ज्यादा करेगा, सेलिंग ज्यादा करेगा, तो जो विदेशी फंडिंग है वो भारत में आएगी, निवेश जो है वो भारत में आएगा। साथ ही सेवा क्षेत्र का अवसर है, हालांकि आरसीईपी की सेवा क्षेत्र छोटा है फिर भी यह भारत के आईटी और जो पेशेवर क्षेत्र हैं, यानी कि जो चीजें भारत प्रोवाइड कर सकता है टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो चीजें आईटी सेक्टर्स में भारत यहाँ पर
प्रोवाइड करके अच्छा लाभ जो है कि यहाँ पर कमा सकता है। वहीं अगर जोखिम की बात करें तो कृषि क्षेत्र को झटका लग सकता है। अगर भारत जो है कि डेयरी, मांस, फसलें इनको जो है कि ओपन करता है तो ये किसानों के लिए नुकसान की चीजें हो सकती हैं। वहीं जो दूसरा है एमएसएमई प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो छोटे निर्माताओं और अनौपचारिक क्षेत्रों में उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर होने का जोखिम है। यानी कि जब जैसे मैंने बताया अभी कि चाइना का माल अगर भारत में आएगा तो वो सस्ते दामों पर बिकेगा, क्योंकि चाइना बहुत सस्ते में प्रोड्यूस करता है। तो भारत के जो छोटे उद्योग हैं वो यहाँ पर खतरे में आ जाएंगे। वहीं जो तीसरा है वो है समायोजन लागत, यानी कि परिवर्तन के लिए मुआवजा, पुनः प्रशिक्षण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता यहाँ पर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक और घरेलू बाधाएं इसमें क्या आ सकती हैं। तो देखिए, किसान, डेयरी, सहकारी समितियां और जो एमएसएमई है, इन लॉबियों ने 2019 में भी जब भारत आरसीईपी में जुड़ने वाला था तो उस समय इन्होंने भी बहुत कड़ा विरोध किया था। तो हो सकता है कि ये विरोध फिर से हो अगर जो है कि भारत यहाँ पर जुड़ना चाहे तो। वहीं चुनावी संवेदनशीलता, क्योंकि कृषि और अनौपचारिक विनिर्माण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर राज्य सरकारों के लिए। यानी कि कृषि प्रधान देश भारत है और यहाँ पर जो कृषि है वो राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। किसानों के लिए सब कोई चाहता है कि वो किसानों का नेता जो है वो उभर कर आए, तो इसलिए यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी दबाव रहेगा। तो देखना होगा कि सरकार यहाँ पर क्या कर रही है। अब साथियों बात करते हैं कि भारत के लिए जो बातचीत के लीवर हैं वो क्या है, मतलब स्टेप्स हैं वो क्या है। तो देखिए, अगर भारत फिर से इनसे शामिल होता है तो वो संभवतः किन चीजों पर जोर देगा, तो वो संवेदनशीलता और बहिष्कारता सूची, यानी कि कृषि और डेयरी उत्पादों को अलग करने की सोचेगा। भारत चाहेगा कि जो भारत का कृषि और डेयरी क्षेत्र है वो इससे दूर रहे, वो इस मतलब कि इसमें जो है कि न आए। साथ ही जो लंबी चरण अवधि है, यानी कि भारत ये चाहेगा, कहेगा कि हम जो है आप पर टैरिफ, मान लीजिए कि इसमें शामिल होने का मतलब भारत को टैरिफ घटाना पड़ेगा, तो भारत क्या करेगा, भारत ये चाहेगा कि मान लीजिए कि अभी 18% लग रहा है, तो भारत कहेगा कि हम डायरेक्ट इसको जो है कि कम करके या फिर 0% करके न करके क्या करेंगे कि पहले इसको 16 करेंगे, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इसको 14% पर लाएंगे और इस तरीके से कर करके 12% कर करके, मतलब कि अपने जो हम जो टैरिफ लगाएंगे उसको कम करेंगे। यानी कि धीरे धीरे भारत कहेगा इनसे कि हम समय के साथ धीरे धीरे टैरिफ को कम कर देंगे, ताकि जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो प्रभावित न हो, उनको एकाएक जो है कि नुकसान न हो। वहीं सुरक्षा तंत्र की बात होगी कि आयात बढ़ाने पर टैरिफ फिर से बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि भारत चाहेगा कि अगर भारत में जो है कि चीजें बहुत ज्यादा आने लगे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि मार्केट के रूप में उभर कर आया है। भारत में सबसे ज्यादा जो है कि व्यापार करने की जगह है, चीजें बेचने की जगह है। तो हो सकता है कि भारत में जो है कि बहुत ज्यादा चीजें आ जाए तो उस पर भारत फिर अपने मुताबिक जो है कि टैरिफ को बढ़ा सके, इसकी सुरक्षा चाहिए। साथ ही उत्पत्ति के नियमों में लचीलापन, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि भारतीय उत्पाद आरसीईपी में वरीयताओं के लिए योग्य हो। वहीं चौथा है घरेलू सहायता पैकेज, यानी कि किसानों और जो एमएसएमई है उनके आधुनिकीकरण और उनके प्रतिस्पर्धा के लिए भारत उनको जो है कि सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करे। अब साथियों बात करते हैं कि सेक्टर वाइज किस पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा, किस पर जो है कि इसका ज्यादा असर होगा। तो देखिए, कृषि और डेयरी फार्म पे यहाँ पर सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि यह सबसे कमजोर और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील है। वहीं कपड़ा और जो परिधान है, टेक्सटाइल्स वगैरह है, इस पर जो है कि दिक्कत होगी, क्योंकि घरेलू स्तर पर मिश्रित प्रतिस्पर्धा है, लेकिन विदेश में निर्यात का यहाँ पर अवसर होगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इस पर इम्पैक्ट होगा। अगर भारत एशिया की आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनता है तो लाभ जो है कि इसमें जो है कि लाभ हो सकता है। साथियों मानिए कि टेक्सटाइल और जो कपड़ा उत्पादन, इसमें करीबन भारत ने $10 बिलियन का यूएस के साथ यहाँ पर ट्रेड किया था। तो अब भारत को वो चीज तो $10 बिलियन के आसपास की बेचनी ही है, तो अमेरिका तो भारत पर टैरिफ लगा रहा है, तो भारत को कुछ ना कुछ विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कि बढ़िया विकल्प है, यहाँ पर भारत जो है कि बेच सकता है। वहीं जो फार्मास्यूटिकल्स है, दवाओं का, तो इस सेक्टर में भारत को लाभ हो सकता है, क्योंकि भारत आज भी सबसे बेस्ट है। वहीं सेवाओं की बात करें, जैसे कि आईटी पेशेवर सेवाएं जो अभी अमेरिका में भारत देता है, तो उस पर जो है कि महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, क्योंकि भारत में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। साथियों वहीं भू राजनीतिक निहितार्थ की बात करें
तो देखिए अमेरिका के लिए अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत का जो आरसीईपी है उसमें वापस आने की होजिंग रणनीति का संकेत देता है और अमेरिकी प्रभाव को कम करता है। जो इतने दिनों से, दिन नहीं सालों से किस तरीके से मतलब मेहनत कर करके स्टेप बाय स्टेप जा करके भारत और अमेरिका के रिश्तों को सुधारा गया था, तो इसके वजह से अब अमेरिका के इस टैरिफ के वजह से अब भारत जो है कि आरसीईपी में जो है कि शामिल होने की तरफ लग रहा है कि जा रहा है। वहीं चीन और आसियान के लिए व्यापक आर्थिक एकीकरण राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच में वाणिज्यिक संबंधों को स्थिर रख सकता है, यानी कि भारत की जो चीजें हैं वहीं आसियान, चाइना और आसियान से जो देश हैं उनके बीच में जो है कि यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। साथियों सोचिए कि कितनी मेहनत के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार आया था, कितने सालों का जो है कि ये मेहनत था, और उसको ये आदमी जो सिर्फ अपनी एक जिद के वजह से कि मतलब इसको अपनी राजनीति को चमकाने की वजह से इस पूरे रिश्ते को जो है कि बेकार करके रख दिया। और इसका बहिष्कार सिर्फ और सिर्फ इसकी जो विपक्ष की पार्टी है जो बाइडेन की, वही नहीं कर रही है बल्कि इसकी खुद की पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो भी कर रहे हैं। साथियों आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या भारत को आरसीईपी में जुड़ना चाहिए या फिर नहीं जुड़ना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।